सभी को नमस्कार और गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आज जो मैंने टॉपिक उठाया है वो टॉपिक है अंश पूंजी का वर्गीकरण। इंग्लिश में अगर कहें तो क्लासिफिकेशन या टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। देखिए दोस्तों, आज जो पिछले क्लास में मैंने लगातार कई वीडियो बनाया है उसमें लगातार आप देख रहे हैं कि टॉपिक है, जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं चैप्टर है इशूड ऑफ शेयर और डिवेंचर, है ना। और इशूड ऑफ शेयर हो या डिवेंचर हो, दोनों में ही बैलेंस शीट बनाए जाते हैं। और बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको अंशों के आधार पर पूंजी कितने प्रकार के होते हैं ये भी जानना होगा, तब जाके आप सही और एक सही तरीके से नियम को फॉलो करते हुए, रूल को फॉलो करते हुए बैलेंस शीट को सही तरीके से आप बना सकेंगे। तो कहता है कि पूंजी जो है वो क्या है, तो उसके बारे में पहले ही क्लास में आपको बताया जा चुका है कि पूंजी अंशों का एक समूह है या पूंजी के इकाई भाग को अंश कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि बैलेंस शीट में जो कैपिटल डालते हैं, बैलेंस शीट में जो कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं वो कई प्रकार के होते हैं जब इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो कैपिटल है वो है ऑथोराइज कैपिटल, जिसको हिंदी में हम लोग अधिकृत, पंजीकृत या नाम मात्र पूंजी के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको ऑथोराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है। एक बार मैं फिर बता दूं कि हिंदी में जो अधिकृत पूंजी, पंजीकृत पूंजी और नाम मात्र पूंजी कहते हैं, ये एक ऐसा कैपिटल है जो इशू ऑफ शेयर या डिवेंचर बनाते समय अगर बैलेंस शीट आपको कहेगा तो बैलेंस शीट में सबसे ऊपर ऑथोराइज कैपिटल यानी अधिकृत पूंजी को ही हम लोग शो करते हैं, दिखाते हैं, लिखते हैं। तो ये है क्या सर अधिकृत पूंजी? तो कहता है कि किसी भी कंपनी का अधिकृत पूंजी वह पूंजी है जिस पूंजी के अंतर्गत वो अपने पूरे जीवन काल में, होल लाइफ में, कंपनी का जीवन जब तक रहेगा तब तक वो अगर मार्केट में जनता के सामने अगर शेयर बेचता है या अपनी जैसी कंपनी को शेयर बेचता है तो ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा कैपिटल का शेयर मार्केट में वो नहीं बेच सकता। तो याद रखिएगा, ऑथोराइज कैपिटल वह कैपिटल है जो एक लिमिटेशन है, एक सीमा है कि उतने ही तक के कैपिटल को वो जनता के सामने इशूड कर सकता है या प्रस्तावित कर सकता है। तो डेफिनेशन क्या है इसको एक बार देख लिया जाए। यह लिखता है कि पूंजी से आशय उस पूंजी से है जिसका उल्लेख कंपनी के पार्षद सीमा नियम में किया जाता है। तो दोस्तों, ये पार्षद सीमा नियम क्या है? आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा या आपके क्लास में टीचर पढ़ाए होंगे तो आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक लाइन में बता दूं कि पार्षद सीमा नियम एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा प्रपत्र है जो कंपनी की प्रारंभ करते समय जब किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन कराने से पहले ये डॉक्यूमेंट कंपनी को तैयार करने पड़ते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट होता क्या है, इसमें लिखा क्या होता है? तो एक लाइन में बात समझ लीजिए कि पार्षद सीमा नियम एक लिमिटेशन है कंपनी को चलाने का। कंपनी का कार्यक्षेत्र क्या है ना, कंपनी कौन कौन से कार्य करेगी, कंपनी का उद्देश्य क्या है ना, ये सारी चीजें इस पार्षद सीमा नियम में लिखी होती हैं। तो इसी डॉक्यूमेंट में ये जिक्र किया होता है, ये तथ्य लिखी होती है कि आपका ऑथोराइज कैपिटल क्या होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे पार्षद सीमा नियम में क्या लिखा होता है, कंपनी का कार्य क्षेत्र यानी वर्क एरिया कंपनी का क्या है, उद्देश्य क्या है और उसने कितनी पूंजी लगाई है, मतलब उसका ऑथोराइज कैपिटल अधिकृत पूंजी कितनी है, वो पूरे जीवन काल में कितने तक का शेयर बेच सकता है, ये लिखा होता है। तो ऑथोराइज कैपिटल उसे ही कहते हैं। तो कहता है किया जाता है यह कंपनी की अधिकतम पूंजी है। मैंने अभी बताया कि वो उतना ही शेयर बेच सकता है जितना ऑथोराइज कैपिटल है। ऑथोराइज कैपिटल से कम बेचे या ऑथोराइज कैपिटल के बराबर बेचे, उससे ज्यादा का शेयर वो नहीं बेच सकता। ये कंपनी का लिमिटेशन है।
जो कंपनी द्वारा अपने संपूर्ण जीवन काल में अंशों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। यानी कहने का मतलब ये ऑथोराइज कैपिटल कंपनी अपने शेयर को बेचकर जनता से प्राप्त कर ले या किसी दूसरी कंपनी को शेयर बेच के प्राप्त कर ले, लेकिन इससे ज्यादा का वो शेयर इश्यू नहीं कर सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ऑथोराइज कैपिटल समझ में आ गया होगा। यहां पे मैंने एक बातें लिखी है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 और 8 में ये बात अंकित है, यानी ये बातें 2013 अधिनियम में, ये संशोधन अधिनियम 2013 का जो है उसमें ये बात लिखा हुआ है। ये हवा में बात मैं नहीं कर रहा। आगे बढ़ते हैं। एक नोट में बात मैंने लिखा है जो पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि अधिकृत पूंजी को जब बैलेंस शीट में हम लिखते हैं तो कहां लिखते हैं, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड तो लिखते हैं, लेकिन सबसे टॉप फ्लोर माने सबसे पहले और सबसे ऊपर लिखते हैं किसको, ऑथोराइज कैपिटल को। ठीक है, आगे सेकंड में आते हैं। दूसरा है हमारा निर्गमित पूंजी यानी इशूड कैपिटल। हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, दूसरा निर्गमित पूंजी यानी इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या है ना, तो इशूड के बारे में कई बार मैंने बात किया है कि सर जो निर्गमित यानी जनता के सामने जो प्रस्तावित किया जाता है, जो विक्रय के लिए अंशों को रखा जाता है, उसे निर्गमित करना कहते हैं। तो यहां पे कहता है कि अधिकृत पूंजी का वह भाग, सपोज कीजिए किसी कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल 1 लाख है, ठीक है, तो 1 लाख अगर ऑथोराइज कैपिटल है, कितना है, 1 लाख रुपए ऑथोराइज कैपिटल है और एक शेयर की कीमत 10 रुपया है, तो नंबर ऑफ शेयर कितना होगा सर, 10,000 होंगे। तो ये हो गया ऑथोराइज कैपिटल। अब इस ऑथोराइज कैपिटल में ये निर्भर करता है कि कंपनी कितने शेयर को बेच रही है। 10,000 शेयर है कंपनी के पास, कितने शेयर है कंपनी के पास, 10,000। तो 10,000 शेयर में कंपनी कितना शेयर जनता को बेचना चाहती है, या तो पूरा का पूरा 10,000 बेच सकती है, या कंपनी बोलती है भैया हमको 1 लाख का जरूरत नहीं, हमको 85,000 का जरूरत है, तो कंपनी बोलेगी कि हम 5,000 शेयर जनता को प्रस्तावित करते हैं, यानी जनता को इशूड करते हैं। तो 5,000 शेयर अगर बेचती है और तो 10 रुपया एक कस्टमर से या एक शेयर होल्डर से लेती है, तो 50,000 रुपया कंपनी के पास आएगा, है ना। तो इशूड कैपिटल जो है वो ऑथोराइज कैपिटल के बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। तो आइए देखिएगा, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता के सामने विक्रय के लिए, है ना, विक्रय के लिए जितना शेयर आप जनता के सामने रखते हो या प्रस्तुत किया जाता है, उसी शेयर को, उसी पूंजी को निर्गमित पूंजी या इशूड कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर है कि ऑथोराइज कैपिटल ऊपर वाला जो 1 लाख था, जिसको शेयर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड किए तो टोटल ऑथोराइज शेयर जो है वो 10,000 आया, लेकिन 10,000 में कंपनी ने 5,000 इशू किया, तो इशूड कैपिटल जो होगा वो कम भी हो सकता है 1 लाख से, या 1 लाख के बराबर भी हो सकता है। तीसरा कैपिटल, आइए ध्यान दीजिएगा, तीसरा जो कैपिटल है वो है प्रार्थित या अभिदत्त या अंशदान पूंजी, इंग्लिश में अगर कहें तो सब्सक्राइब कैपिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सब्सक्राइब कैपिटल कहा जाता है। तो सब्सक्राइब का मतलब होता है खरीदना या सब्सक्राइब करना, है ना। जैसे बहुत सारी कंपनियां अपनी सिम बेचती है ना, सिम बेचते हैं तो जितना लोग उसे खरीदेगा वो उस सिम का या उस कंपनी का सब्सक्राइबर हो जाता है। उसी तरह जब कोई कंपनी शेयर बेचती है, क्या बेचती है, जब कोई कंपनी अंश बेचती है, तो जितना कंपनी का अंश, जितना पब्लिक खरीदेगा, जितने जनता खरीदेगी, उतने जनता को हम सब्सक्रिप्शन या सब्सक्राइब करना कहते हैं। यहां लिखता है कि सर निर्गमित अंशों का वह भाग, अभी मैंने बताया कि कंपनी ने 5,000 शेयर इश्यू किया, है ना, तो 5,000 इश्यू कर लिया, तो वह भाग जिसके लिए जनता ने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, उतने शेयर को
उसे हम क्या बोलते हैं, प्रार्थित पूंजी या सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। देखो, हो सकता है कि जो जितना शेयर कंपनी ने इशू किया, सपोज कीजिए कंपनी ने शेयर 10,000 इशू किया। कितना शेयर इशू किया? 10,000, है ना। कंपनी ने जनता के सामने कितना शेयर इशूड कर दिया? इशूड शेयर भी मान लो कि 10,000 है, लेकिन कोई जरूरी है कि जितना कंपनी बेचना चाह रही है वो पूरा का पूरा जनता खरीद ले, है ना। ये भी तो हो सकता है कि 10,000 से ज्यादा आवेदन आ जाए, ये भी तो हो सकता है कि 10,000 से कम आवेदन आ जाए, है ना, कम एप्लीकेशन फॉर्म आए शेयर को खरीदने के लिए। तो हो सकता है कि जितना इशूड किया वो पूरा का पूरा बिक जाए। तो पूरा का पूरा जब बिक जाएगा तो ये इशूड कैपिटल तो था ही, अब ये सब्सक्राइब कैपिटल भी 10,000 शेयर के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि इशूड कैपिटल 10,000 है, लेकिन जनता ने 10 के जगह 9,000 खरीदा। तो 9,000 खरीदा तो 10 के हिसाब से 90,000 हमारा आया कैपिटल। और इशूड कितना था? तो सर 1 लाख इशूड था। तो इशूड हमारा 1 लाख कैपिटल था, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जनता पूरा का पूरा अंश खरीद ले और पूरा का पूरा 1 लाख मेरा सब्सक्राइब कैपिटल हो। ये हो भी सकता है कि पूरा जनता खरीद ले, या ये भी हो सकता है कि जितना शेयर इशूड किया गया है उससे कम जनता खरीदती है। तो जितना जनता अगर खरीद रही है, जितने का एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, वही कैपिटल हमारा क्या होगा सर? हमारा वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगा। अब आते हैं चौथे नंबर पर। चौथा जो हमारा कैपिटल है, इसको हिंदी में याचित पूंजी या मांगी गई पूंजी, यानी इंग्लिश में कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। इसमें लिखता है कि अंशों के आवंटन के बाद, है ना, आवंटन मतलब अलॉटमेंट होता है। जब कोई शेयर खरीदने के लिए कंपनी में एप्लीकेशन फॉर्म भेजता है तो कंपनी डिसाइड करती है कि उसे शेयर दिया जाए या न दिया जाए। कंपनी का अपना एक पैमाना होता है, पैरामीटर होता है कि वो किस कस्टमर को शेयर अलाउट करे। अलाउट मतलब दे देना, है ना। कंपनी जब उसे दे देती है, उसके नाम से अपने रजिस्टर में लिख लेती है कि मिस्टर खान को या मिस्टर रमेश को या मिस्टर मुकेश को हमने शेयर दिया, और उसके सामने वो अपने रजिस्टर्ड में लिख लेती है, तो वो उसके शेयर होल्डर हो जाते हैं। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको शेयर नहीं दिया कंपनी ने, तो इसका मतलब कंपनी ने उसके आवेदन को, उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। तो ये कंपनी का अपना उस नियम है कि वो किसको शेयर दे, किसको ना दे। लेकिन नियम ये भी कहता है कि कंपनी उसे शेयर पहले अलाउड करती है जो उसका रेगुलर कस्टमर है, जो उससे हमेशा शेयर खरीदता है। उसके बाद शेयर अगर बचे तो नए कस्टमर को मिलता है। तो कुछ ऐसे पैरामीटर होते हैं। तो कहता है कि कॉल्ड अप का मतलब होता है कि जब अंश को आवंटन कर दिया जाए, मतलब अपने कस्टमर को, अपने शेयर होल्डर को आवंटन कर दिया, दे दिया, तो कंपनी के संचालक, संचालक मतलब कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, अंशधारियों से विभिन्न किस्तों में पैसे मांगते हैं। आपको पता है कि कंपनी जब शेयर बेचती है तो दो तरीके से पैसे मांगती है। एक बार जिसको लमसम कहते हैं, और किस्तों में मांगती है, इंस्टॉलमेंट में, जिसमें एप्लीकेशन का पैसा, फिर अलॉटमेंट का पैसा, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकेंड कॉल और फिर फाइनल कॉल, है ना। तो यहां पे वही बात कहता है कि किस्तों में रुपए मांग कर सकते हैं। निर्गमित पूंजी मतलब इशूड कैपिटल का वह भाग जो आवंटित अंशों पर विभिन्न याचनाओं द्वारा अंशधारियों से मांगा जाता है। यानी कि जितने पैसे कंपनी मांग रही है, कॉल, फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे या सेकेंड कॉल पे अगर जो मांग रही है, तो जितना पैसा मांग कर रही है, तो मांग करने को ही कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। अब आते हैं लास्ट है प्रदत्त या चुकता पूंजी, जिसको हम लोग पेड अप कैपिटल कहते हैं। इसमें लिखा है कि सर याचित पूंजी, याचित मतलब क्या हो गया? तो ये कॉल्ड अप कैपिटल को हिंदी में याचित, अभी मैंने बताया, याचित पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों से विभिन्न याचनाओं पर कंपनी का प्राप्त होता है, कंपनी को प्राप्त होता है, उसे हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। तो कंपनी से जो पैसे प्राप्त हो जाते हैं, कॉल्ड अप मतलब मांग करना, और पेड अप मतलब जो पैसे मांग करने के बाद हमें प्राप्त हो चुके हैं, उस पैसे को हम पेड अप कैपिटल कहते हैं, है ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि जितना जनता ने खरीदा
सभी ने 100% पैसा दे दिया। हो सकता है कि कुछ कस्टमर की स्थिति बीच में खराब हो गई, वो पैसा नहीं दे पाए, या ये भी हो सकता है कि कस्टमर को लगा कि कंपनी का स्थिति ठीक नहीं है तो इसमें पैसे लगाना बेकार है, वो पैसे रोक भी सकती है। तो कहता है कि कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है, वो कैपिटल में कुछ ऐसे भी कस्टमर हो सकते हैं जिनका कॉल पैसा बाकी हो, यानी बकाया याचना हो, जिसको कॉल इन एरियर हम कहते हैं। तो कॉल इन एरियर को घटाने के बाद जो रकम बचता है उसे ही पेड अप कैपिटल कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो कृपया करके लाइक करके और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि अगला वीडियो इसी चैप्टर से रिलेटेड आपको लगातार मिलता रहे।